हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पर कुछ वीडियोस देखने के बाद में आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेकर के आते हैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा सिस्टमैटिकली ऑर्डर में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है आपके सारे ही चैप्टर्स के सारे ही सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स। यहां पे आपको लाइव सेशंस में मिल जाता है, जहां पर आपको मिल जाती है आपके सारे समस्याओं का हल। जैसा कि हमारी टीम मेंबर्स आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में गाइड कर रहे हैं और आप इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसा कि हम लोग मिलते हैं अपने भौतिकी के साथ में, विज्ञान का जो हमारा एक पोर्शन है भौतिकी, उसकी चर्चा करते हुए हम मिलते हैं। और आज इस सिलसिले में हम मिले हैं अपने एक महत्वपूर्ण सेगमेंट की तरफ, जिसको हम ऐसा कह रहे हैं कि जो पुराने सालों में आए हुए प्रश्न पत्र है उसको हल कर रहे हैं। तो पुराने सालों में आए हुए प्रश्न पत्र के 2020 की यह सीरीज है, जिसका चौथा सेगमेंट फोर्थ सेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 2020 के फोर्थ सेट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले बहुत सारे ईयर्स के कई सारे सेट्स की चर्चा कर चुके। 2020 की भी बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के ही सेट्स की हमने चर्चा कर रखी है। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के लिंक भी मिल जाएगी, जहां से आप बाकी के सेट्स को भी देख सकते हैं। तो भाई, जैसे कि आपको हम पर है विश्वास और हमें आप पर है पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इसी अच्छी बात से शुरू कर लेते हैं हम आज का सेशन, जो कि है पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न 2020 के चौथे सेट की। तो चूंकि हमारा जो विषय होता है वो होता है साइंस, है ना, विज्ञान की परीक्षा होती है हमारी, और विज्ञान की परीक्षा में हमारा एक पोर्शन होता है भौतिकी का। तो जो भौतिकी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमको उसको ही देखना है अभी इस सेशन में। बाकी के सब्जेक्ट्स और बाकी के सेशंस के लिए या फिर बाकी के क्वेश्चंस के लिए आपको मिल जाएगा हमारे ही प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली कि भाई वो कहां मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, लेकिन आपको पूरा सॉल्यूशन यहां पे मिल जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपना पहला प्रश्न आज का। चूंकि जो चौथा सेट था 2020 का, उसमें कंपैरेटिवली बाकी के सेट से थोड़े से क्वेश्चंस सिंपल आए थे और थोड़े कम क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं हम कि क्या है भाई, कैसा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति के 5 प्रतिरोधक, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, तो वह इन्हें संयोजित करके कितना अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त कर सकता है। चारों सेट ये देखने के बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि भैया, और आपको ये पता भी चल चुका है कि भैया ये जो है प्रतिरोधक वाला ये क्वेश्चन सभी में आया, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। पहले में 2 ओम के आए थे, जो कि 4 लगाया था। दूसरे सेट में आपने देखा कि 1/2 ओम के 4 लगाए थे। यहां पे हमको देखने को मिल रहा है 1/5 ओम के और 5। और हमने कहा है कि जब कभी आपसे बात कर ली जाए अधिकतम प्रतिरोध की, किसके भैया, अधिकतम प्रतिरोध की, तो अधिकतम प्रतिरोध हमेशा किसमें मिलता है, श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में मिलता है हमको अधिकतम प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है भाई, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने हम, मेरे पास 5 थे, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, है ना। थोड़ा सा मिस्टेक था, क्योंकि भाई वो 1/5 गिवन है इसलिए, है ना, और कुछ भी नहीं। तो R1 की वैल्यू कितनी दे दी, 1/R, 1/5, R2 की 1/5, R3 की 1/5, R4 की 1/5, R5 की 1/5, मतलब सबके 1/5 दे दी। तो भैया उठाओ और जोड़ दो, सबको जोड़ेंगे, 1/5 को कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, और ये 5 बार। तो भैया कितना हो गया, 5/5, है ना, कितना हो गया, 5/5। 5/5 का मतलब कितना, 1 ओम। आंसर इज 1 ओम। कितना इसका आंसर, 1 ओम। मतलब अधिकतम कितना ले सकता है, 1 ओम। ठीक, चलिए करते हैं बात अगले की। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध उसके प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाता है ना। मतलब पहला जो प्रतिरोध है उसको क्या कर दिया भाई, R/2 कर दिया। ठीक है,
यदि प्रतिरोधक के अन्य प्राचलों के परिवर्तन न किया जाए, मतलब उनको परिवर्तित नहीं किया जा रहा है, तो इस प्रतिरोधक में ताप में प्रभाव जो होगा उसकी बात है। तो भाई हमको पता ना H इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। कहां से आता है, तो हमने ये करा हो भाई कि जो पावरफुल आदमी रहता है उसका हमेशा ही दिमाग गर्म रहता है, हर समय। पावरफुल इंटू समय इज इक्वल्स टू H, और P को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर। तो ये हो गया भाई आई स्क्वायर आर टी। अब इससे, है ना, अब इससे क्या कर रहे भाई कि अगले लाइन में कह रहा हूं कि भाई अब H डैश मेरे को हीट मिलेगी, कितनी, H डैश हीट मिलेगी कब, जब आई स्क्वायर को सेम, अन्य को सेम रखना है ना, तो आई स्क्वायर को सेम रखना है। आर को कर दीजिए आर अपॉन टू इंटू टी। फर्दर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टू एच डैश। तो एच डैश बराबर क्या आ गया, ये आई स्क्वायर आर टी देखिए क्या है, एच, तो भैया ये क्या गया, एच अपॉन टू। कितना गया, एच डैश इज इक्वल्स टू एच अपॉन टू, मतलब कितना हो गया, आधा। कितना हो गया भाई, आधा। ठीक है, जो नया प्रतिरोध है, जो सॉरी नया जो ताप आएगा वो कितना आएगा, वो आधा हो जाएगा उसका ताप। चलिए बढ़ते हम आगे अपने प्रश्न संख्या 3 के ऊपर। तीसरे प्रश्न में है, किसी नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भैया क्वेश्चन में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि भाई सही है और सही नहीं है। यहां पे किसकी बात करें, सही नहीं है, जो करेक्ट नहीं है। तो क्या सही नहीं है भाई, तो इसमें जो सही नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले नाभिकीय विखंडन, ये तो बात सत्य है भाई, विखंडन प्रक्रिया पर ही आधारित होती है हमारे नाभिकीय संयंत्र। अच्छा, यूरेनियम के नाभिक पर उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, ना भाई यही गड़बड़ हो गया। निम्न ऊर्जा की होती है जिनकी हम बम्बार्टमेंट उसके ऊपर कराते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया होती है भाई, न्यूक्लियर अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया ही है, बिल्कुल सही। इस प्रक्रिया में नियंत्रित दर पर विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, बिल्कुल। इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, कंट्रोल करके और उससे मुक्त होने वाली ऊर्जा को मतलब कंट्रोल करा जा सकता। क्या होता है भाई इसका आंसर, तो बी, ये सही नहीं है। चलिए, है ना, क्योंकि हल्के न्यूट्रॉन, हल्के, उनकी बम्बार्टमेंट होती है। चौथा प्रश्न, पृथ्वी के पृष्ठ पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। यह तो बड़ा ही आसान है भाई, सीधी सिंपल सी बात। पृथ्वी के सर हमारा सभी चीजों का मतलब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से, इसको याद रख लीजिए भाई, प्रत्यक्ष में भी और अप्रत्यक्ष में भी। कौन है सबसे बड़ा स्रोत, तो सूर्य ऊर्जा। कौन है, सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा मतलब क्या, सौर विकिरण। सौर विकिरण जो है ये सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है हमारे पास। ठीक है, जैव मात्रा की अगर बात करते हैं बायोमास की, भाई ये लिमिटेड है। ज्वार भाटा की बात करें, ये सिर्फ 1 या 2 ही दिन देखने को मिलती है भाई, है ना, मतलब ये बहुत ही लिमिटेड हो गई। पवन, भाई ये हवा बह रही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या हमेशा कंटिन्यूअसली बह रही होती है क्या, नहीं। क्योंकि हमको मालूम है कि भाई पवन चाहिए तो पवन कितना भाई, 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर कहीं कहीं रेंज दिया होता है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहेगी, तभी वो पवन चक्की घुमा के हम काम कर पाएंगे। ज्वार भाटा भाई जिस दिन फुल मून होता है सिर्फ उसी दिन ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, और उससे बहुत लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि भाई बहुत सारे सेटअप्स नहीं है उसके लिए। जहां मात्रा बायोमास बोली दी है, बहुत टाइम लगता है और बहुत कम है। तो भैया सौर विकिरण। अच्छा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से सौर है। सोलार के डायरेक्ट भी इस्तेमाल है और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट में क्या भाई, तो जो है प्लांटेशन है, जहां मात्रा जो बन रही है उन सब पे इसका इंपैक्ट तो है ही ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भाई। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ठीक है, क्या है भाई 5वां, तो देखते हैं। किसी अवतल दर्पण का उपयोग किसी बिंब की विभिन्न स्थितियों में उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए किया गया। ठीक है भाई, अवतल दर्पण आ गया हमारे पास। चलो भैया मार्क कर लिया अवतल दर्पण। अच्छा भाई, जब यह बिंब 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, जब यह बिंब अवतल दर्पण के 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी से ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। चलो भैया क्या क्या दे दिया, तो कुछ नहीं, बिंब 15 सेंटीमीटर मतलब एफ इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन लगाएंगे भाई, यू कितना दिया है ना, वस्तु रखा गया ना, बिंब रखा गया ना, तो यू कितना दे दिया, यू दे दिया भैया 10 सेंटीमीटर। चलिए, तो इस स्थिति में निम्नलिखित विषयों की बात करिए। चलिए, प्रतिबिंब की स्थिति, सबसे पहला प्रश्न प्रतिबिंब की स्थिति। तो भाई मुझे निकालना है वी, और बात किसमें किया, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण तो ऐसा ही बनता है। अच्छा,
इसमें नामांकित चित्र भी बनानी है, तो नामांकित चित्र बनानी है तो एक काम करता हूं मैं, इसके लिए मैं स्पेस रख ही लेता हूं, अपन बना लेंगे यहां कहीं पे, यहां बना देंगे भैया इसका नामांकित चित्र। ठीक है, तो चूंकि मुझे कुछ मार्क करना है तो मैं इसलिए इसको रख ही देता हूं। तो देखिए एफ की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, एफ दिख रहा है आपको 15 सेंटीमीटर, तो एफ हो गया भैया ये 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर, और यू हो गया भैया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यू हो गया 10 सेंटीमीटर। आइए इसको थोड़ा सा और फ्रेश करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो सिक्स्थ फॉर्म है, मैं आपको पिछले वीडियोस में अगर आप बने होंगे हमारे साथ में तो आपको मैंने बताया था कि जो सिक्स्थ फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भाई 15 सेंटीमीटर पे ये देखिए ये फोकस हो गया 15 पे, और वस्तु रख दी कितने पे, 10 पे। वस्तु कहां रखी गई, 10 पे। तो फोकस और पोल के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु रखी जाएगी तो भैया इसके लिए कैसी प्रतिबिंब बनती है, तो पता ही है आपको कि भाई एक तो ये हो करके ये फोकस हो करके चली गई, ठीक है, और दूसरी जो रेखा बनती है वो दूसरी ये बनेगी, ये पीछे की तरफ यहां पे काट रहे होते। ठीक है, क्या बन गई भाई, तो देखिए ये एक प्रकाश की किरण गई, जाने के बाद ये इस दर्पण से टकरा के लौट गई, ये आगे बढ़ गई। अब यहां से एक जो वक्रता केंद्र से होकर के गई थी वो प्रकाश की किरण इस पे गई और टकराने के बाद वापस लौट गई। अब टकराने के बाद जब भैया वापस लौट गई तो यह आगे की तरफ तो मिलने से रहता, हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया यहां पे पीछे, ये पीछे मिल गया, मतलब ये ए बी ऑब्जेक्ट था तो यहां पे मुझे ए डैश बी डैश क्या मिल गया, प्रतिबिंब, ये बन गया हमारा किरण आरेख। अब इसमें मुझे निकालनी है वैल्यूज, तो वैल्यूज कैसे निकाली जाए, तो वैल्यू निकालने के लिए भाई पहले तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं हम कि स्थिति क्या होगी, स्थिति वैसे पीछे होगी लेकिन मैं वैल्यू निकालता हूं। 1/v इज इक्वल्स टू, या फिर मैं पूर्ण रूप से लिखूं तो 1/f प्लस 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे 1/f माइनस 1/u। भाई इसको इधर भेज दिया ना, u को इधर भेज दिया, क्या हो गया, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। भाई इसमें सब नेगेटिव होता है, ये सब लेफ्ट में है, दर्पण है, सब नेगेटिव में, तो भाई ये हो गया -15 माइनस ऑफ 1/-10। आप अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कर देता हूं 15 चौके 60 कर देता हूं, कट जाएगा, है ना, 150 भी ले सकते। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो गया -4, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 10 से करेंगे तो 6, कितना आ गया 2/60, कितना आ गया 2/60, किसका आया, प्लस का, ध्यान रखेंगे। तो ये कितना हो गया भाई 1/30, तो 1/v का मान आ गया 1/30, मतलब v का जो मान आ गया वो आ गया 30। 30 कैसा, प्लस का, प्लस मतलब किधर, दाहिने तरफ, ये 30 किधर, प्लस है ना तो दाहिने तरफ, और माइनस है तो सब बाएं तरफ। तो भैया प्लस आने से मतलब क्या समझ में आ गया, तो पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कितने पे हो गई, 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं भाई, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई 30 सेंटीमीटर पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे साइड में बन गए भाई। बी का आंसर, प्रतिबिंब का साइज, अब साइज बताना, तो साइज कैसे बताएंगे भाई, तो साइज के लिए क्या होता है, MIO, मियो मतलब क्या, M मतलब मैग्निफिकेशन, I मतलब क्या भाई, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो इमेज मतलब क्या भाई V, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है U। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू हो गई आपकी 30, U की वैल्यू कितनी है, तो U की वैल्यू है आपका -10, और एक माइनस फॉर्मूले में आता है, तो ये खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई 3, मतलब मैग्निफिकेशन कितना आ गया 3, मतलब इसकी जो साइज हो गई, प्रतिबिंब की जो साइज है ये 3 गुनी बड़ी बनेगी साइज। चलिए तीसरा, प्रतिबिंबों की प्रकृति, जो प्रतिबिंब उधर बना है उसकी प्रकृति क्या होगी, तो भाई पीछे बना है ना, तो पीछे बना है तो ये कैसी होगी, आभासी। प्रतिबिंब की कैसी प्रकृति हो गई, आभासी। अच्छा, ये तो हुआ भैया पूरा कैलकुलेशन निकाल के। अगर मैं ये कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करता तो भी आंसर करता, कैसे, मुझे पता है कि फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इसकी प्रतिबिंब इसी साइड बनेगी, मतलब दर्पण के पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी,
दर्पण के पीछे बन रही है मतलब आभासी, बड़ी और पीछे, तीनों आंसर मिल गए, है ना। तो ये बिना कैलकुलेशन के भी बन सकता है, परंतु जब वो एक बड़े नंबर्स में आ रहा है तो भाई मुझे ये वैल्यू नहीं मिल पाती। जैसे 30 सेंटीमीटर पे मैंने बताया 3 गुनी बड़ी बन रही है, ये नहीं बता सकते। तो अगर गलती से कभी फंस जाते हैं तो जो हमने पढ़ा है अपने 6 फॉर्म्स डायग्राम्स के, है ना, जिसमें हमने रे डायग्राम के पूरे 6 फॉर्म्स जो फिंगर्स पे पूरे याद कर रखे हैं, उसके जरिए भी इसका आंसर आएगा। लेकिन फंसने पे कायदे से तो हम निकाला करेंगे, ताकि हमें पूरे नंबर चाहिए भाई, पूरे 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 नंबर चाहिए। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले 6 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता आया भाई, बहुत तरीके से आया, है ना, पूरे सेट्स में क्वेश्चन आया, लेकिन कैसा, सेम टाइप पे नहीं, इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा भाई। चारों जो सेट किए उसमें क्वेश्चन पैटर्न जो था, मतलब टॉपिक जो था वो लगभग सेम था, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग थे। चलिए, कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं भाई? पास का भी नहीं दिख रहा और दूर का भी नहीं दिख रहा, तो उसको कहते हैं हम जरा दृष्टि दोष। उसको पास का भी नहीं दिख रहा और दूर का भी नहीं दिख रहा, तो उसको जरा दृष्टि दोष। इस कब होती है भाई? तो आयु जब बढ़ती जाती है तो जो संयोजन क्षमता है वो कम हो जाती है। कैसे? देखिए, ये हमारी आईबॉल है और सामने आईबॉल में आपको पता है कि हमारे लिए लगी होती है क्या? लेंस। अब आप समझिए इसको, तो भैया इसमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए पास से जो लाइट बीम आ रही है वो हमारी संयोजन क्षमता कमजोर हो जाने के कारण हमारी आंख के, मतलब हमारी रेटिना के पीछे जाकर के कटने लगी, है ना। तो मतलब पास की चीजें नहीं दिख रही है, दूर की चीजें दिख रही है, दूर दृष्टि दोष हो गया उसमें। ये क्या हो गया? दूर दृष्टि दोष। अब दूसरी तरफ इसी आंख में ये भी समस्या है कि जैसे दूर से कोई किरण आ रही है ना, तो उसको क्या करा, पहले ही कटा दे। ये पहले ही कट गई, रेटिना से पहले ही कट गई। तो ये क्या हो गया भाई? पर्पल वाला जो दिख रहा है ये क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। ये क्या हो गया इसमें? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मतलब फोकस दूरी जो हमारी लेंस है उससे दूर। निकट दृष्टि दोष मतलब फोकस दूरी मेरी लेंस के करीब। क्लियर है? और उल्टा होता भाई, निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखती है, दूर की नहीं दिखती, और दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता। जैसे ये जो अपन ने ब्लू से बनाया, ये निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष? तो भाई आप कहेंगे कि ये दूर दृष्टि दोष, क्योंकि ये जो नीले कलर से बना है वो पीछे कट रहा है, जो आपको पर्पल कलर से दिख रहा है ये क्या है भाई? ये पहले ही कट रहा है, ये निकट दृष्टि दोष है। चल क्या करेंगे भाई? तो देखिए, आयु के साथ साथ जो इसका संयोजन क्षमता था वो कमजोर हो जाता है। संयोजन क्षमता कमजोर होने के कारण हमको देखने को मिलती है क्या? जरा दृष्टि दोष। थोड़े से एजेड जो लोग हो जाते हैं उनमें ये देखने को मिलती है। क्या करना पड़ता है भाई? तो ये 2 चीजें लगानी पड़ती है ना, एक पास के लिए और एक दूर के लिए। अब ये पास वाले को, ये पर्पल वाले को आपको फैलाना है। पर्पल वाला ही कट रहा है ना, तो अपन ने एक ऐसी लेंस लगा दी। कौन सी लेंस है ये? तो ये आपकी अवतल लेंस है। क्या लगा दी? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस ने क्या किया भाई? ये जो लाइट बीम्स जो ये पहले ही कट जा रही है, इसको थोड़ा और दूर कर देगी, और थोड़ी सी दूर कर देगी। तो और थोड़ा सा दूर मतलब ये यहां चला गया, और ये पर्पल वाले के लिए बना रहा हूं, ये यहां चला गया। तो जो यहीं पे कट रहा था वो पीछे चला गया। वहीं पे ये अगर मैं लगा दूं कौन सा? उत्तल लेंस। क्यों लगाऊं भैया उत्तल? तो ये जो पीछे की तरफ जा रहा है इसको कम करने के लिए, तो इसको उठाया और इसको कम कर दिया। ये देखिए, ये जाकर के रेटिना पे कट गई। तो भैया ये दृष्टि दोष, मतलब जो दिक्कत थी, जो परेशानी थी, वो दूर हो गई भाई। तो इसीलिए क्या करते हैं भाई? इसमें 2 लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, एक दूर के देखने के लिए और एक पास के लिए। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्तियों को प्रायः जिस प्रकार के लेंसों की आवश्यकता होती है उसका नाम लिखिए तथा इनका नामांकित चित्र बनाइए। तो इसके लिए क्या लगाते हैं? बायोफोकल लेंस। बायोफोकल का मतलब क्या? बाय मतलब 2 फोकस के लेंस चाहिए, अवतल भी और उत्तल भी। अवतल भी चाहिए और उत्तल भी चाहिए भाई, ठीक है। ये जो नीचे वाला होगा ये कौन होगा? ये उत्तल, और ये जो ऊपर वाला है कौन है? ये अवतल। मतलब इसको दोनों लेंस लगेगा, उत्तल भी अवतल भी। आपने देखा होगा जो एजेड होते हैं उनके यहां पे ऐसा गोल सा ऐसा बना होता है। तो ये भाई, चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। आप कांच के 2 सर्वसम प्रिज्मों का उपयोग किस प्रकार करेंगे जिससे कि पहले प्रिज्म पर आपतित कोई पतला श्वेत प्रकाश पुंज बाहर जब निर्गत हो तो श्वेत ही निकले? किरण आरेख खींच के बताइए। तो देखिए, ये हो गए हमारे 2 प्रिज्म।
दोनों को पलट के रख दिया, मतलब इसका प्रिज्म एंगल इधर ऊपर है और इसका प्रिज्म एंगल इधर नीचे कर दिया, और दोनों प्रिज्म कैसे होंगे भाई, सेम प्रिज्म होंगे। मतलब इस प्रिज्म का भी जो प्रिज्म एंगल है वो 60 डिग्री, इस प्रिज्म का भी जो प्रिज्म एंगल है वो 60 डिग्री। अब प्रिज्म का क्या गुण होता है भाई, तो जो श्वेत प्रकाश आती है उनको अपने सातों रंगों में विभक्त कर देना। कौन से 7 रंग, तो ऊपर वाला रेड हो गया, नीचे वाला वायलेट हो गया, ऊपर वाला लाल हो गया और नीचे वाला बैंगनी हो गया। अब क्या करें, तो आप कुछ ऐसा करते हैं कि हमसे यह पूछा गया है कि कैसे संयोजित कर दूं, ये हो गया भाई वायलेट, कैसे संयोजित कर दूं कि ये वापस से व्हाइट लाइट में बदल जाए। तो भाई इसको पलट दो ना, जो काम इसने किया ना, अगर एक प्रिज्म पलट दे तो ये क्या करेगा, जो इसने किया वो पलट देगा। भाई इसने क्या कहते हैं, एक को फैला करके 7 रंग में, तो अगला वाला 7 को जोड़ करके 1 रंग में, मतलब क्या होगा, ये वायलेट वाला गया इसके पास, ये कनेक्ट हो गया, वैसे ही यहां से रेड वाला आएगा, ये भी कनेक्ट हो जाएगा, और वापस जो प्रकाश की किरण इसके पास आई थी वही प्रकाश की पुंज ये बाहर चली जाएगी। मतलब कुछ नहीं हुआ भाई, यहां पे देखा जाए तो यहां पे सिंपली इतनी सी बात हो गई कि ये ऊपर से रेड आया था, नीचे वायलेट, ये रेड और ये वायलेट, ये श्वेत प्रकाश यहां थी, वापस से ये श्वेत प्रकाश ही बाहर होगी। क्यों होगी भैया ये श्वेत प्रकाश ही बाहर, क्योंकि जो काम प्रिज्म 1 ने किया था प्रिज्म 2 ने उसका रिवर्स कर दिया, पलट दिया, बदल दिया। ठीक है क्या, तो भाई क्या समझ में आया कि भाई ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इससे हमको समझ में आया कि जो एक ने जितना ज्यादा डेविएट किया था, जितना ज्यादा डिस्पर्स किया था बेसिकली, उसको दूसरे ने उतना ही ज्यादा समेट दिया और वापस से व्हाइट किरण निकली। नामांकित चित्र बनाने के लिए बोल रहा था, ये नामांकित चित्र बन चुके। ठीक, चलिए बढ़ता हूं मैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। क्या है भाई अब, तो अब कहते हैं किसी ऐसे परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए, ठीक है, मतलब सर्किट डायग्राम, व्यवस्था आरेख का मतलब सर्किट डायग्राम, जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी है ना, 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी पार्श्व में संयोजित 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के 3 प्रतिरोधकों का संयोजन एक प्लग कुंजी तथा एक एमीटर तथा सभी श्रेणी में संयोजित हैं। बहुत सारा उलझ गया भैया, आओ चलो बना के देखते हैं। चल देखो, पहले आपको कह रहे हैं भैया 10 ओम, 10 ओम के बाद क्या, एक 20 ओम, इसके बाद एक 30 ओम, ये 3 प्रतिरोध हो गए संयोजन। इनके साथ में एक प्लग कुंजी, चलो भैया एक यहां पे लगा देते हैं प्लग कुंजी, है ना, एक काम करते हैं एमीटर लगा लेते हैं पहले, ये हो गया एमीटर, ये हो गया हमारा प्लग कुंजी। प्लग कुंजी मतलब की, है ना, स्विच, ठीक है, सभी श्रेणी में संयोजित, सब श्रेणी में संयोजित हो गए। परिपथ का उपयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें ऐसे परिपथ की व्याख्या आरेख खींचे जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेल लगे, 2 वोल्ट के 3 सेल, मतलब ये 2 वोल्ट का हो गया, एक और यहां पे 2 वोल्ट का हो गया, एक और यहां पे 2 वोल्ट का हो गया, 3 सेल लगे, ये सब सीरीज में लग गए। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया भाई, ये बैटरी हो गई, ये के हो गया, ये एमीटर हो गया, इसमें से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगी क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये हमारा R1, ये हमारा R2 और ये हमारा R3, ये हो गया परिपथ। अब बात करते हैं प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, तीनों से जो प्रवाहित धारा है उसकी बात करते हैं। तो प्रत्येक से प्रवाहित धारा के लिए तो पहले निकालते हैं कुल विभव। कुल विभव कितना हो जाएगा भाई, तो कुल विभव 2 वोल्ट की एक थी, 2 + 2 + 2 6 वोल्ट। कहां से आया 2 + 2, क्योंकि 1 2 3 बैटरी लगी है 2 की, तो 6 वोल्ट। अच्छा अब क्या करें भाई, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से आपको दिख रहा है क्या, V = क्या होता है IR, V = IR। मुझे क्या चाहिए I, क्योंकि ओम कौन थे, वीर, VIR। चलिए तो I = क्या हो गया, I = V/R। तो फिर से अब दिक्कत आ गई कि R नहीं गिवन है हमको अकेला, तो R को भी कैलकुलेट करके ले आते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, तीनों सीरीज में लगे हैं भाई, तीनों जो है श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो जोड़ दीजिए ना सीधे, 10 + 20 + 30 बराबर 60 ओम। कितना हो जाएगा ये, 60 ओम। अब सब कुछ गिवन है, 6 वोल्ट की आपको दिख रही है बैटरी, और जो प्रतिरोध है वो हो गया 60 ओम, तो ये हो गया कितना, 1/10, मतलब 0.1 एम्पियर। कितना, 0.1 एम्पियर।
इसका मतलब क्या, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा 0.1 एम्पियर। कैसे भाई, सब में से सेम क्यों, क्योंकि सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है, जो करंट यहां बहेगा वही करंट यहां बहेगा। क्योंकि सीरीज का मतलब क्या समझता हूं, एक पाइप, सीरीज का मतलब एक पाइप, और एक पाइप में से अगर पानी को बहाना है तो पानी कैसा बहेगा भाई, सब में से सेम पानी ही तो जाएगा, अलग अलग पानी कहां से आएगा, सब में से सेम पानी जाएगा। अच्छा, तो मतलब प्रतिरोध जब सीरीज में लगे हो तो उनमें से जो धारा प्रवाहित होगी वो सेम होगी, दैट इज 0.1 एम्पियर। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, ठीक है, अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो भैया कुल धारा भी इतनी होगी 0.1 एम्पियर, ये नहीं बदल सकती, धारा उतनी ही प्रवाहित होगी। परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध, तो भैया परिपथ का कुल प्रभावी जो प्रतिरोध है वो है 60 ओम, ये निकाल चुके, ये है भाई कितना, 60 ओम। तो हमारी पूरी कैलकुलेशन भाई यहां पर आ चुकी है, ठीक है। चलिए, तो भैया आप स्क्रीनशॉट रखें, हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 के ऊपर। 9वें में कह रहा है भाई, किसी 6 वोल्ट की बैटरी से 2 सर्वसम प्रतिरोध जिनमें प्रतिरोध 15 ओम है, बारी बारी से पहले श्रेणी में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए। प्रत्येक प्रकरण में प्रतिरोधकों के संयोजन द्वारा उपभुक्त शक्ति, पावर निकालनी है, पावर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले एक एक करके काम करते हैं। सबसे पहले तो हम काम करते हैं भाई श्रेणी में, सबसे पहले इनको किस में कंबाइन कर दे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा भाई, तो श्रेणी क्रम में क्या कह रहे हैं, 6 वोल्ट की बैटरी और 2 प्रतिरोध, मतलब R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू गिवन है हमारा 15 ओम। बैटरी जो गिवन है भैया वो गिवन है 6 वोल्ट। अब पहले निकालते हैं पावर इसमें, तो पावर के लिए क्या करे भाई, तो ये दोनों अगर गिवन है ना, तो मुझे कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो P इक्वल्स टू होता है भाई IV, ठीक है, P इक्वल्स टू IV। और अगर इसको कैलकुलेट करना चाहूं अगर R के टर्म्स में, तो देखिए जब ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या हो जाता भाई, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध आपको पता है, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, मतलब कितना हो गया 15 प्लस 15, मतलब कितना 30 ओम। कितना हो गया भाई ये 30 ओम। अब यहां पे चूंकि I दिया नहीं है तो I के लिए फॉर्म लगा लेते हैं, V इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई IR, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू, I की जगह पे रख रहा हूं मैं V अपॉन R इंटू V, मतलब P इक्वल्स टू क्या हो गया V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। तो चलिए हम लिख लेते हैं श्रेणी क्रम में इसके लिए आंसर, तो श्रेणी क्रम में आपके लिए आंसर मिल जाएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर, मतलब क्या 6 का स्क्वायर अपॉन 30, मतलब 36/30, ये हो गया भैया पावर, इतना वॉट, ये हो गया किसमें, सीरीज में, PS कर देता हूं। अब चलते हैं हम दूसरा हम कर रहे हैं भाई पैरेलल, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है ऊपर गुणा नीचे एडिशन, आपको यही सिखाया, ऊपर गुणा नीचे एडिशन। तो R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 करिए भाई 15 गुणे 15 बटा 15 बटा 15 प्लस 15, तो कितना हो गया 15 15 225, 15 15 30, 225 बटा 30। चलिए अब क्या कर दिया जाए भाई, तो अब फिर से भाई पावर निकालना है, तो पावर क्या निकाल के लाए, V स्क्वायर अपॉन R, तो रख दीजिए V स्क्वायर अपॉन R, मतलब कितना हो गया भाई 36, V स्क्वायर का मतलब कितना 36 अपॉन R, R का मतलब कितना, तो R का मतलब ये आ गया 225 बटा 30, तो ये 30 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब हो गया भाई ये P पैरेलल, P कह देता हूं, P पैरेलल। अब जो आपने से क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि भाई दोनों प्रकरणों का अनुपात, मतलब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है PS अपॉन PP ज्ञात करना है। तो PS की वैल्यू भाई, तो PS की वैल्यू कहेंगे 36/30, PP की वैल्यू तो ये हो जाएगा मेरा 36 गुणे 30 बटा 225। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 36/30 गुणे, इसको अब ऊपर ले चले,
तो ये हो गया भैया 225 बटा 36 गुणे 30। अब क्या कर देंगे भाई, तो आप कहेंगे 36 से 36 कट गया। अब क्या हो गया भाई, तो ये हो गया 225 बटा 3 तिया 900। तो ये आ गया हमारा PS अपॉन PP का जो अनुपात है 225 बटा 900। ये हो गया भाई 225 अनुपात 900। इस अनुपात में ये होंगे। ठीक है, तो जो पावर कैलकुलेट करनी थी दोनों में, ये हो गई भाई हमारी पावर कैलकुलेट। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट रखिए, मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। जैसा कि हम चर्चा करते आ रहे हैं भाई कि जो बड़े क्वेश्चंस हैं, अब बहुत बड़े क्वेश्चंस के फॉर्म में ना पूछ करके एक बड़े क्वेश्चन के कई छोटे छोटे सेगमेंट्स पूछे जा रहे हैं। मतलब एक बड़ा क्वेश्चन जैसा 10th बड़ा क्वेश्चन था, इसको कई छोटे छोटे पार्ट्स में पूछे। इसके पूछने का कारण क्या है कि वो अगर आपको टॉपिक्स दे देंगे ना, आपको पॉइंट्स दे देंगे, तो आपके लिए भी इजी है उसको बताना और उनके लिए भी आसान है आपको जज करना। तो इसलिए भैया इसको पॉइंट्स पूछे जाते हैं। नहीं तो आप तो बहुत ही माहिर इंसान हैं और आप क्या कहते हैं भाई, एक डिप्लोमेटिक आंसर लिखाते हैं, ओवरऑल वाली बत्ती। तो भैया सामने वाला क्या कहता है, बोले 5 नंबर का यार ओवरऑल तो इसके बारे में लिखा ही है, चलो 2.5-3 दे देते हैं। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसने जो टेक्निकल आंसर मांगे तो वो आपने दिए ही नहीं थे। तो इसीलिए क्या कर दिया गया, उसको क्या कर दिया हमने, पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट्स में कन्वर्ट करने से क्या फायदा हो गया भाई, कि भाई जो मुझे पूछना है मैं वही एग्जैक्टली आपसे पूछूंगा और वो उसको आपका आंसर करना ही पड़ेगा। जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे क्या था भाई, ऐसा ये तीनों को एक तीनों के परपेंडिकुलर कर दीजिए और भैया ये जो होता है ये हो जाता है हमारा क्या, फादर, ये मदर और ये चाइल्ड। ऐसा करके हमने याद किया था, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, थंब किसको बताता है, फोर्स को, मतलब मोशन को, जिस डायरेक्शन में होगी। मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, M ये वाली फिंगर किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड। और C मतलब क्या भाई, करंट। फादर मदर चाइल्ड, इसे याद रखेंगे बाएं हाथ के नियम कि किसी धारावाही में अगर विद्युत धारा अगर ऐसे प्रवाहित हो रही है और उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, मतलब ऐसा मैं बना देता हूं डायग्राम, जो एक काम करते हैं, इसको ऐसा एक डायग्राम में रख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये हो गया भैया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, यहां से यहां तक फील्ड लाइंस गई। अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें एक धारावाही रख दी, ये हो गई हमारी धारावाही। इसमें क्या कर रहे हैं भाई, I एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी। तो अब देखिए ना, यहां पे लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये फिंगर हो गई मेरी, ये इसके लंबवत लग रही है, ये जो करंट की दिशा में, इसको मैं नेमिंग कर देता हूं ये ABCD। तो ये आपको दिख रहा है A से B तक, ये मेरी जो उंगली है बीच वाली वो दिखा रही है। तो जो मेरा अंगूठा वो किधर दिखा रहा है, अंदर की ओर, मतलब ये वाला फेस अंदर जाएगा और ये वाला फेस बाहर आएगा। ये था हमारा क्या भाई, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि भाई किसी जगह पे अगर जो हमारी मध्यमा है ये अगर दिखा रही है विद्युत धारा के दिशा को और जो हमारी तर्जनी है ये दिखा रही है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो जो उसमें बल उत्पन्न होगा या जो बल लगेगा वो कौन बताएगा, वो अंगूठा बताएगा। अंगूठा के दिशा में बल प्रवाहित होगा भाई, मतलब बल उसी दिशा में लगेगा। तो ये हो गया भाई हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने घरों में जिस विद्युत धारा का उपयोग करते हैं उसके 3 विशिष्ट लक्षण, मतलब जो विद्युत धारा हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके लक्षण लिखने थे। एक्चुअली कुछ यूं कह रहे हैं कि जो धारा हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, वो धारा होती है भैया प्रत्यावर्ती धारा। जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा। AC करंट यूज करते हैं भैया घर में, और इसके लिए मतलब क्या इसके लक्षण होते हैं, तो पहला तो इसका ये लक्षण है भाई कि ये मतलब चलता है कैसा, ऑल्टरनेटिंग, ऐसा चलता है, ये ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, मतलब इसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसके कारण ये चलता है, इसका एक अधिकतम मान होगा जिसके कारण ये चलता है। चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं कि भाई ये एक सुरक्षित होता है। दूसरा क्या है भाई, आसानी से प्रवाहित होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लेना बहुत टफ डील इसको नहीं है। और तीसरा क्या है, इसका उत्पादन आसान होता है। जो जितने भी जनरेटर्स हमने लगाए थे, जो टर्बाइंस में लगाए थे, वो सब क्या था भाई, AC जनरेट करने में आसानी होती है, इजीली AC जनरेट कर देते हैं। तो ये हो गया भैया हमारा 10th के A और B। बचे हुए 2 क्वेश्चंस उनकी भी बात कर लेता हूं मैं। फ्यूज तार क्या होता है भाई, फ्यूज क्या होता है, तो फ्यूज क्यों भैया, फ्यूज कहते हैं ना कि भाई ये रहा फ्यूज, ये देखिए ये है हमारा फ्यूज। ये फ्यूज का क्या काम है, क्यों है ये फ्यूज,
तो भैया हम कहते हैं क्या, फ्यूज क्या, एक सुरक्षा तार। फ्यूज क्या भैया, एक सुरक्षा तार जो कि श्रेणी क्रम में लगकर परिपथ को सुरक्षा प्रदान करता है। अभी हमें एक क्वेश्चन भी मिला था, वहां पे हमने इसकी चर्चा भी करी थी इसी सेगमेंट में कि भाई फ्यूज क्या, एक सुरक्षा तार है। ये जनरली घरों में जब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव पॉइंट से जब करंट आ रहा होता है तो यहां पे एक लाइव वायर में कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा हो गया भैया घर, इसमें गया और ये कनेक्ट होकर के आ गया, ये हमारा लाइव वायर होता है और ये न्यूट्रल। यहां पे हमने लगाया होता है कि फ्यूज। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम यह होता है कि हमारे घर के अप्लायंसेस मान लीजिए 5 एम्पीयर तक की करंट को झेल सकते हैं, 5 एम्पीयर तक के करंट को झेल सकते हैं, या फिर 5 एम्पीयर पर संचालित होते हैं। ये 5 एम्पीयर पे क्या हो रहा है भाई, संचालित हो रहे हैं। तो जब ये 5 एम्पीयर पे संचालित होते हैं तो ये जो फ्यूज लगाते हैं ना, इसको हम लगा देते हैं भाई 5.5 एम्पीयर का, क्योंकि ये 5 एम्पीयर पे संचालित हो रहा है, लेकिन ये 6 एम्पीयर पे जल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो मैंने ये लगा दिया 5.5 एम्पीयर का। तो जैसे ही 6 एम्पीयर का यहां से करंट आएगा जिसपे ये हमारा सामान खराब हो सकता था, तो भैया इसके खराब होने से पहले ये तार क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। जब ये तार पिघल जाएगा तो भैया ये तार पिघल गया, कनेक्शन खत्म। 6 एम्पीयर आया, तार पिघल गया, कनेक्शन खत्म, क्योंकि ये 5.5 एम्पीयर से ज्यादा नहीं झेल सकता। तो ये मेरा जो सामान था जो घर में लगी थी, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब सुरक्षित बच जाएंगे। इसीलिए इसको कहते हैं भैया सुरक्षा वायर। इसका मेजरमेंट कैलकुलेटिव होता है और कैलकुलेटिव मेजरमेंट के ही तारों का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो पता चल रहा है इतना मोटा आपने यहाँ पे फ्यूज बांध दिया कि भैया अंदर के पूरे सामानों का हैप्पी बर्थडे हो गया और वो जला ही नहीं, है ना, पटाखे फूट जाएंगे भैया अंदर और वो जला ही नहीं, तो काय के लिए बांधा था। तो भैया फ्यूज लगाए इसीलिए कि वो जले। क्यों जलेगा, तभी तो हमको सुरक्षा मिल पाएगी। ठीक, चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। डी, धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्रों में या विद्युत साधित्रों में मतलब भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक होता है। भू संपर्कित का मतलब समझते हैं क्या, आपने जो प्लग बोर्ड देखा होगा उसमें ये एक सेगमेंट देखा है क्या, ये तो चलिए लाइव हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। ये किस बात के लिए लगाया जाता है, इसका क्या मतलब, इसका क्या उपयोग है, तो इसको भू संपर्कित किया जाता है। भू संपर्कित का मतलब समझते हैं, मान लीजिए ये एक ऐसा मेटेलिक बॉडी है ना, कुछ भी कोई चीज मान के चलो गीजर समझ लेते हैं, ये गीजर हो गया। अब भैया क्या होगा, गीजर है भाई, चलो 2 पॉइंट्स बना देते हैं, इसमें पानी वानी के जाने वाने के लिए भी जगह बना देते हैं, इनलेट आउटलेट। अब ये बनी किस चीज की है भाई, ये लोहे की बनी है ना, इसका जो बाउंड्री है मान लीजिए ये किसकी बनी, लोहे की। अब लोहे की बाउंड्री बनी है, अब इसमें भाई मैंने कनेक्शन दिया, तो कनेक्शन ऐसे दिए, एक पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव, ये 2 तो वायर चले। अब एक वायर और इसमें कनेक्ट किया, एक वायर और कनेक्ट किया हमने ये, और इसको भी ले आए, इसको हम उठा करके अर्थ में दे देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, और ये हमारा लाइव वायर हो गया, ये हमारा न्यूट्रल वायर हो गया। अब इसका क्या काम है, तो इसका काम ये होता है कि ये यहां पे कनेक्ट किया ना, ये अंदर ये तार ऐसी ले जाकर के इसकी बॉडी में ऐसे कनेक्ट कर दी जाती। ये जो ये वाला तार है ये कहां, इसकी बॉडी में कनेक्ट कर दी। क्यों किया बॉडी में कनेक्ट, क्योंकि मान लीजिए कोई भी कारणवश इस बॉडी के ऊपर करंट फैल गया और हमने इसको जैसे ऐसा टच किया, तो टच करेंगे तो ये पूरा का पूरा करंट ऐसे मेरे हाथ से होकर के मेरी बॉडी से होकर के जमीन में जाएगी। क्यों, क्योंकि हम हायर पोटेंशियल पे हो गए और जो अर्थ है वो किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे। हमारा जो विभव है उसका मान जो होगा जो हाथ का वो उच्च विभव पे हो जाएगा, और जो हमारे पैर है वो जमीन से टच है तो निम्न विभव पे। तो करंट पूरा का पूरा मेरी बॉडी से होकर जाएगा तो हमको झटका लग सकता है। तो इसी झटका से बचने के लिए हमने क्या किया, एक तार ऐसे ही खुला इसकी बॉडी में छोड़ दिया और दूसरा सिरा ले आकर के अर्थ में रख दिया। अब इसके फायदा क्या हुआ कि धारा हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करती है, लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करती है। मतलब क्या भाई, निम्न प्रतिरोध वाले रास्ते के थ्रू जाती है। तो हमारी बॉडी से ये चूंकि तार है, मतलब ये क्या है, ये चालक है ना, चालक का जो प्रतिरोध होगा हमारे प्रतिरोध से तो कम ही होगा। तो चालक का प्रतिरोध अगर हमारे प्रतिरोध से कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई कि पूरा का पूरा करंट इसके थ्रू होकर के ग्राउंड हो जाएगा। नहीं तो क्या होता, नहीं तो यह होता कि भाई हमको झटका लगता। तो क्यों कहते भाई, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना आवश्यक है, क्योंकि विद्युत धारा हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमको जो झटका लगता है वो ना हो। इसीलिए भैया जो भी हेवी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें देखा होगा 3 पिन ही आता है। जैसे आपका आयरन, बहुत सारे लोग
भैया आप घर वालों को भी बताएंगे और लोगों को भी, क्योंकि आप एक विज्ञान एक साइंस के स्टूडेंट है, तो भैया ये टेक्निकलिटीज आपको आनी चाहिए। और ये सब टेक्निकलिटीज जब आपको आने लगती है तो बड़ा मजा भी आता है। मतलब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, तो भाई बॉस तो बनते ही है ना अपन एक्सप्लेन करते हुए, तो भाई मजा भी आता है। और अगर जानकारी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना उचित अच्छी चीज है भाई, कोई बुरी चीज नहीं है ना। हालांकि हम तो मजे लेने के लिए करते हैं, लेकिन अच्छी बात है, फैलानी चाहिए भाई। जो सही जानकारियां हैं हमारे पास वो बिल्कुल लोगों को बताना चाहिए। क्या करते हैं, जो आयरन होता है ना वो 2 पिन वाले ले आते हैं और वो 2 पिन कनेक्ट कर देते हैं। अब भाई करंट देता है आयरन, ऐसे टच करो तो ऐसे झंझनाहट आती, इसलिए भैया आयरन में कितने 3 पिन। 3 पिन क्यों, एक आयरन की बॉडी से टच करके ग्राउंड कर दीजिए, तो क्या होगा कि आप टच करेंगे तो झटका नहीं लगेगा, नहीं तो बहुत तेज झटका लगेगा। फ्रीज होता है देखा भैया, उसमें 3 पॉइंट ही देते हैं। मतलब जितने भी ऐसे एलिमेंट्स जिसमें भैया बॉडी के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस हैं या फिर उसमें से धारा प्रवाहित होने के चांसेस हैं, उन सभी में 3 पिन दिया जाता है। नॉर्मली जो फोन का चार्जर होता है उसमें नहीं देते, कहां, क्यों, बहुत ज्यादा वोल्टेजेस नहीं कैलकुलेट करता है वो, इसलिए नहीं देते। ज्यादा के लिए रहता है तो जरूर देते। तो भैया यहां तक हमारा जो है ये पूरा पोर्शन होता है समाप्त। जो हमने जो चौथा सेट था 2020 का वो कर लिया यहां पे खत्म। तो भैया अब तक हम जो है 2020 के चारों सेट कर चुके हैं खत्म, और भी सालों के हम प्रश्न पत्र खत्म कर चुके हैं। तो आपको अभी होने वाले जो एग्जाम्स है उसमें अपीयर होने से पहले ये सारे सेट्स देखने हैं, क्योंकि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, आप सब कुछ समझ चुके हैं। अब आपको क्या करना है भाई कि आपको ये पूरे सेट्स देखने के बाद में क्लियर हो जाएगा कि भाई किस प्रकार के प्रश्न आते थे। अगर हम इस बार एग्जाम में बैठ रहे तो हम कितने स्कोर कर पाएंगे, और आई होप कि अपन इस बार बहुत ज्यादा ही अच्छे मार्क्स करने वाले हैं। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं फ्री एजुकेशन, वो भी क्लास 6 से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए। क्वालिटी कंटेंट के साथ में एक्सपीरियंस टीचर्स आपको ये सारे ही चीजें पूरे सिस्टमैटिक ऑर्डर में चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते आ रहे हैं। तो अभी के लिए आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब, और इसको दोस्तों में कर दीजिए भैया शेयर, क्योंकि जो फ्री एजुकेशन है ये सब तक पहुंचनी चाहिए। और जो क्वालिटी कंटेंट्स के साथ में हम आपको दे रहे हैं ये पूरे हमारे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं। आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और वहां से पूरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।